Hello friends, welcome to the Unified Academy channel. This is the fifth lecture video of microwave, and in this video we will see traveling wave tube. तो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, तो इसके पहले हम लोग टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन पढ़े, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन पढ़े। वहां पे क्या देखते थे कि वो सारा वो नैरो बैंड होता था, वो सब टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन ये सारा नैरो बैंड है। ये नैरो बैंड क्यों था? क्योंकि इसमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ जो इंटरैक्शन था, सिर्फ यहाँ पे हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी देते थे और इलेक्ट्रॉन बीम सिर्फ यहाँ पे इसके साथ इंटरैक्ट करता था। तो इंटरैक्शन बहुत कम था रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इसी के कारण ये सब नैरो बैंड था। तो इसको अगर इंटरैक्शन को बढ़ा दिया जाए तो ये नैरो बैंड वाले प्रॉब्लम से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए ये आंसर था TWT, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ठीक है, तो इसमें TWT में होता है क्या कि ये एक लीनियर बीम ट्यूब है, एक लीनियर बीम ट्यूब है और इट इज यूज एज एन माइक्रोवेव एम्पलीफायर। और दूसरा है कि इसमें जो इंटरैक्शन है, अनलाइक क्लिस्ट्रॉन, इसमें जो इंटरैक्शन है RF रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव का और इलेक्ट्रॉन बीम का, ये कंटिन्यूअस है, एकदम कंटिन्यूअस ऑल अलोंग द स्ट्रक्चर। पूरा स्ट्रक्चर पे ये कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो होता है क्या कि जो RF इनपुट होता है, RF इनपुट, तो RF सिग्नल का उसका स्पीड कितना होता है? तो RF सिग्नल इट्स स्पीड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। इसका V0 हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरा है मेरा इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी जो मेरा है वो कितना है? तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी हम लोग देखे थे क्लिस्ट्रॉन में कितना आया था, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी वहां क्लिस्ट्रॉन में कितना आया था? V0 इज इक्वल टू 2Q जितना डाले बाई m, एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0593 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और रेडियो फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी, इसमें ऑलमोस्ट 100 टाइम्स का डिफरेंस है। यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी 100 टाइम्स फास्टर है ये इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के। तो अब जो है यहाँ पे प्रॉब्लम अब क्या हुआ कि हमको दोनों को इंटरैक्ट कराना है ज्यादा से ज्यादा, दोनों सेम स्पीड से चल ही नहीं रहे हैं, एक 100 गुना तेज है। तो उस चीज के लिए अब एक आदमी है, दो आदमी को साथ में चलना है, एक 100 टाइम्स फास्टर है और एक नॉर्मल है। तो क्या करना होगा? तो जो फास्टर है उसको थोड़ा लंबा रास्ता पे चलाइए, नेट रिजल्टेंट उतना ही हो जितना इसका हो। तो इसको जो है स्लो वेव स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जो वेव को स्लो कर दे। यानी कि ये दोनों का ऑलमोस्ट स्पीड, इसको इसमें चलाएं ताकि इसका जो स्पीड है, इसका नेट स्पीड क्या होगा? ये तो स्लो हो गया, तो इलेक्ट्रॉन RF इनपुट इसमें चल रहा है, तो इसका जो नेट स्पीड होगा वो स्लो हो जाएगा। जो नेट स्पीड होगा इसका स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन बीम के चारों तरफ RF घूमते जा रहा है। तो चारों तरफ घूम गया तो नेट जो है उसका स्पीड और RF ये इलेक्ट्रॉन बीम का स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर है कि हम लोग को जो RF सिग्नल है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर से पास कराया जाए जो उसके स्पीड को कम कर दे, यानी कि इसको स्पीड को स्लो कर दे। तो ये हेलिक्स जो है ये स्लो वेव स्ट्रक्चर है, यानी ये वेव को स्लो कर देता है, इसलिए इसका नाम ये ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि इसमें जो RF इनपुट है ये ट्रैवल करता है अलोंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रैवल करता है अलोंग द स्ट्रक्चर। अनलेस क्लिस्ट्रॉन, यहाँ पे क्या था, इन लोग स्टेशनरी वेव था। यहाँ पे जो ये RF जो डालते थे क्लिस्ट्रॉन में ये स्टेशनरी था, ये सिर्फ यहाँ पे दिए और यहाँ से कहीं और नहीं देते, यहाँ कहीं और नहीं चलता था। लेकिन इसमें जो RF है ये ट्रैवलिंग है, ये प्रोपोगेटिंग है, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, प्रोपोगेटिंग वर्ड यूज करे, ट्रैवलिंग वर्ड यूज करे, आप लोग को कहना है वो TWT में ये प्रोपोगेटिंग वेव है RF, और इसमें क्लिस्ट्रॉन में ये स्टेशनरी वेव है। ठीक है, तो अब जो है
तो ये स्लो वेव स्ट्रक्चर है, और ये स्लो वेव स्ट्रक्चर जो है ये फिर हम लोग देखेंगे कि ये नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सिग्नल, जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, द अप्लाइड सिग्नल प्रोपोगेट्स अराउंड द टर्न ऑफ हेलिक्स, प्रोपोगेट्स अलोंग द टर्न ऑफ हेलिक्स, इसमें प्रोपोगेट करता है। ठीक है, और ये एक प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो आरएफ जो चल रहा है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द हेलिक्स। ये जो हेलिक्स का सेंटर है, जो ऐसे से दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर है, मतलब जो हेलिक्स ऐसा दिखाई देगा, ये सेंटर जो है, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्योंकि ये वेव ऐसे है, तो फिर जैसे ही सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इसका भी 3 कंपोनेंट होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसके स्पीड को एक्सीलरेट कर देगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन बीम के स्पीड को रिटार्ड कर देगा, ये एक्सीलरेट कर देगा, और ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जो जैसा है वैसे ही जाने देगा। फिर 3 कंडीशन यहाँ पे आ गया, तो यानी ये 3 कंडीशन को हम लोग क्लिस्ट्रॉन में भी देखे थे, यहाँ से वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा। यानी कि जैसे कि क्लिस्ट्रॉन में होता था, यहाँ भी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, और कॉरस्पॉन्डिंग करंट मॉड्यूलेशन हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग द सेंटर ऑफ द हेलिक्स, और इसी सेंटर से हम लोग का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है। तो यानी इलेक्ट्रॉन बीम जो जा रहा है उसी के अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इंटरैक्शन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं, TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन गन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन, ये कैथोड है, ये एनोड है। यहाँ पे एक स्लो वेव स्ट्रक्चर डाल दिए जिसमें कि आरएफ इनपुट चलेगा, यहाँ पे एक एटेन्यूएटर लगा दिए, इसको एक वो डीसी सप्लाई दे दिए, डीसी सप्लाई दे दिए। ठीक है, यहाँ पे ये फोकसिंग मैग्नेट है। तो ये जो फोकसिंग मैग्नेट है ये क्लिस्ट्रॉन में भी था। इसका काम क्या है कि ये फोकस करता है, इस बीम को नैरो बना के फोकस करता है, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है इसके सेंटर से, ये कभी भी हेलिक्स को टच ना कर सके, क्योंकि हेलिक्स में आरएफ है, आरएफ सिग्नल फ्लो कर रहा है। तो जो ये यहां से ऐसा जाए कि इतना दूर में ही इलेक्ट्रॉन बीम कंसंट्रेटेड रहे। ठीक है, इसको फोकसिंग कौन करेगा, ये मैग्नेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेट को जो देख रहे हैं इसका काम जस्ट फोकसिंग तक लिमिट है, ये लिमिटेड काम है। अब हम लोग और भी मैग्नेटिक फील्ड का और भी वास्ट रूप देखेंगे मैग्नेट्रॉन में। तो यहाँ पे सिर्फ इसका काम है फोकसिंग करना। ठीक है, और इसको नैरो बीम बना के इसमें देना और फोकसिंग करना विदाउट, ताकि ये ऐसा जाए कि ये हेलिक्स को टच ना कर सके। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा हेलिक्स में, ये इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो इलेक्ट्रॉन आया, ये जैसे ही इंटर करेगा हेलिक्स में, तो एक इंटरैक्शन टेक्स प्लेस, दोनों इलेक्ट्रॉन बीम और आरएफ जो स्टेशन, ये जहां जो प्रोपोगेटिंग वेव है, ये दोनों में इंटरैक्शन होगा, और ये इंटरैक्शन होगा, और एक इंटरैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द मूविंग एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये मूविंग जैसे ये जो एक्सियल है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द सेंटर, उसके बीच, और ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके बीच इंटरैक्शन स्टार्ट होगा। और ये इंटरैक्शन उसी तरीके से होगा ताकि आरएफ को उल्टा नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का इस वेलोसिटी हमको नहीं बढ़ाना है, हमको क्या करना है, आरएफ को और एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो यानी कि ये यहां से जो इसका स्पीड है, इसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा, इसका वेलोसिटी घटेगा, तो एनर्जी घटेगा, तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो एनर्जी आरएफ में चला जाएगा। ठीक है, तो यही जो क्लेस्ट्रॉन में भी हम लोग देखे थे वैसे ही यहाँ पे उस तरह से ही ये इसको स्पीड बढ़ा देगा, ये इसको स्पीड को घटा देगा, अर्ली इलेक्ट्रॉन को स्पीड को घटा देगा, लेट इलेक्ट्रॉन के स्पीड को बढ़ा देगा, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को वैसे ही जाने देगा, और करके एक बंचिंग हो जाएगा। और बंचिंग जाके हम लोग देखे थे कि निगेटिव वाला से जाके जो रिटार्डेशन वाला ग्राफ है, यहाँ वाला जो ग्राफ है,
इससे जाके इंटरैक्ट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आरएफ को दे दे। ये जस्ट ये क्लिस्ट्रॉन का कंसेप्ट है, ठीक है। ऑन द एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनर्जी टू द वेव ऑन द हेलिक्स, दिस इंटरेक्शन काउजेस सिग्नल वेव ऑन द हेलिक्स टू बिकम लार्जर। तो यानी कि ये जो आरएफ है जैसे जैसे एनर्जी लेते जाएगा ये लार्जर होता चला जाएगा, ये ऐसे होता चला जाएगा आरएफ वेव, यानी ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। अब दोज इलेक्ट्रॉन विच इंटर द हेलिक्स एट जीरो फील्ड, अब जैसे ही ये जीरो फील्ड पे जो करेगा वो उसको कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो आएगा उसको एक्सीलरेट कर देगा, यहाँ से जो इंटरेक्ट करेगा उसको इलेक्ट्रॉन बीम में जो इलेक्ट्रॉन है इससे जो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उसको रिटार्ड कर देगा। तो ये कंसेप्ट हम लोग जान रहे हैं। अब जो है उसके बाद देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के कारण हम लोग का बैंडविड्थ बढ़ जाता है। एज ये जो क्लिस्ट्रॉन में जो कैविटी था वो कैविटी कैसा था, रेजोनेंट कैविटी था। तो ये रेजोनेटर का ग्राफ कुछ ऐसे होता है और नॉन रेजोनेंट का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये नॉन रेजोनेंट हो गया और ये रेजोनेंट, ठीक है, नॉन रेजोनेंट रेजोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बैंडविड्थ है ये बहुत लिमिटेड है और यहाँ पे बैंडविड्थ हाई है, यानी कि ये ब्रॉड बैंड है, ये नैरो बैंड है, रेजोनेंट। ड्यू टू दिस हेलिक्स, एज हेलिक्स इज ए नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण इसलिए ब्रॉड बैंड एम्पलीफायर बन जाएगा। तो यानी कि इसका जो है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है इसका बहुत हाई होगा, इसका पावर आउटपुट बहुत ज्यादा होगा, TWT का पावर आउटपुट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, ये दोनों ज्यादा होगा। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इसका GBW जो होता है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, दैट इज द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ दैट एम्पलीफायर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, यानी कि अगर बैंडविड्थ बढ़ाइएगा तो गेन घट जाएगा, गेन बढ़ाइएगा तो बैंडविड्थ घट जाएगा, ये ऐसे होता है। लेकिन नॉन रेजोनेंट होने के कारण इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ये बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये नॉन रेजोनेंट है, ठीक है। अब लास्ट इसमें जो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में एक एटेन्यूएटर लगा हुआ है। ये एटेन्यूएटर जो है वो एक खास मकसद से लगा हुआ है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए यहाँ से इंटरैक्ट किया तो ये एक बंच बना दिया, यहाँ पे एक बंच बना दिया, बंच बनाते हुए जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहीं भी एक टकरा के इलेक्ट्रॉन जो है कहीं इधर आ गया तो ये जो पीछे आ जाएगा, तो फिर जो है ये हो सकता है कि बार्कहाउसेन क्राइटेरिया को फुलफिल करके ये ऑसिलेट कराते हैं। तो हमको बनाना था एम्पलीफायर, बन जाएगा ऑसिलेटर। तो ये जो रिटर्निंग पाथ वाला जो ये टकरा के कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इधर साइड आ भी जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को इस जो हम लोग क्राइटेरिया फिक्स किए हुए हैं इसको डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम लोग एटेन्यूएटर लगाए। तो ये एटेन्यूएटर का काम है टू एब्जॉर्ब द फीडबैक इलेक्ट्रॉन, जो भी यहाँ से टकरा के फीडबैक में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले और उसको कंडीशन को वो हैम्पर डिस्टर्ब ना करे जो हम लोग जिसके कंडीशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया रोल ऑफ, तो यानी कि ये पैरासिटिक ऑसिलेशन जो है उसको रोक दे, ये एटेन्यूएटर का काम है, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। तो कैरेक्टरिस्टिक में पहला जो देखते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है, फ्रीक्वेंसी रेंज ये है 3 गीगाहर्ट्ज या हायर और हायर, 3 गीगाहर्ट्ज या उससे ज्यादा इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। दूसरा इसका आउटपुट पावर जो है ये ज्यादा है, आउटपुट पावर जो है ये 500 किलोवाट एवरेज पावर के लिए, 500 किलोवाट, 500 किलोवाट, और पल्स पावर के लिए ये 30 मेगावाट, 30 मेगावाट एट 10 गीगाहर्ट्ज। ये एक डेटा है जो कि बुक्स में लिखा रहता है, यानी इसका आउटपुट पावर बहुत ज्यादा है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका पावर गेन जो होगा, पावर गेन यानी आउटपुट बाय इनपुट पावर, ये 30 dB होगा, अप टू 30 dB इसका
पावर गेन होगा। तो ठीक है, अब लास्ट ये TWT में हम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग RF और इलेक्ट्रॉन बीम को इंटरैक्ट करा दिए और इसका इंटरैक्शन टाइम बढ़ा दिया। अगर पहले तो यहीं से ही चला जाता था, यहीं तक था क्लिस्ट्रॉन में RF, लेकिन अब जो है RF को हम लोग प्रोपोगेट कराएं, तो प्रोपोगेट कराएं थ्रू इंटायर लेंथ, जहां तक कि आउटपुट ना मिले। तो इतना किए तो हम लोग को ब्रॉडबैंड मिल गया, यानी कि 100 मीटर का रेस वाला ट्रैक देखे हैं ना, ये हो गया 100 मीटर रेस का ट्रैक। यहाँ से दौड़ना शुरू किया, ये ट्रैक खत्म हो गया। पहले क्लिस्ट्रॉन में क्या हो रहा था कि सिर्फ यहाँ पे एक इनपुट दे रहे हैं RF और एक स्प्रिंट जो होता है उसका इंटरैक्शन सिर्फ यहाँ पे था, बस बाकी इसको खुद दौड़ के जाना था। अब जो है TWT में क्या हो गया कि ये जो RF है, अब ये इसका इंटायर इसके साथ दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, इसके चारों तरफ दौड़ रहा है, तो इंटरैक्शन बढ़ गया। अगर ये जो 100 मीटर का रेस वाला जो ट्रैक है, इस ट्रैक को अगर ऐसे बना दें कि यहाँ से शुरू करे, दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे, तो यहाँ पे इंटरैक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो जाएगा, होते रहेगा। तो ये इंटरैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। यही चीज मैग्नेट्रॉन में हम लोग करते हैं, मैग्नेट्रॉन में। तो ये चीज हम लोग मैग्नेट्रॉन जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे, ठीक है, कि कैसे ट्रैक को हम लोग चेंज कर दिए। एक लास्ट जो एग्जाम में आता है, कभी कभी सेमेस्टर एग्जाम में भी आता है कि 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन, 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन और TWT में, 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन और TWT में डिफरेंस करना। तो इसका डिफरेंस में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यहां भी इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, लेकिन यहां पे जो होगा RF सिग्नल इज स्टेशनरी, RF सिग्नल इज स्टेशनरी, कैसे हम लोग देख चुके हैं। और यहां पे RF सिग्नल इज प्रोपोगेटिंग, यानी कि ये प्रोपोगेटिंग वेव है। दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर था उसमें रीइंट्रेंट कैविटी का या कैविटी रेजोनेटर का यूज किए थे, कैविटी रेजोनेटर या रीइंट्रेंट कैविटी, रीइंट्रेंट कैविटी। इसमें हम लोग क्या यूज किए, हेलिक्स। दिस इज हेलिक्स, यानी ये एक स्लो वेव स्ट्रक्चर है, स्लो वेव स्ट्रक्चर है। अब चूंकि ये रेजोनेटर है, तो रेजोनेटर का हम लोग को पता है कि ये एक रेजोनेटिंग डिवाइस हो गया, रेजोनेटिंग डिवाइस। अब रेजोनेटिंग डिवाइस है तो हम लोग को पता है कि इसका GBW कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होगा। अब जो हेलिक्स है ये नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या है, हेलिक्स नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका GBW कांस्टेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अब चूंकि इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो चौथा पॉइंट हम लोग लिख देंगे कि चूंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसके कारण ये नैरो बैंड होगा, नैरो बैंड। और ये क्या हो गया, चूंकि इसका स्ट्रक्चर नॉन रेजोनेटिंग है तो इसका ऐसा आएगा, तो ये क्या हो गया, ब्रॉड बैंड, ब्रॉड बैंड TWT। तो ये 4 डिफरेंस हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग इसका, ये एक एम्पलीफायर है, इसका एक ऑसिलेटर रूप देखेंगे, फिर उसका मैग्नेट्रॉन देखेंगे, ये माइक्रोवेव ट्यूब्स, फिर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।